हेलो एवरीवन, मैं आकाश मिश्रा एक बार फिर आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज हम प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो बच्चे यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी सीजीएल या अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। बच्चों, आज हम प्राचीन इतिहास में सबसे पहले मैं इसको कई पार्ट वाइज में पढ़ाऊंगा। आज मैं ये पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को प्राचीन इतिहास के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, किन स्रोतों से आपको जानकारी मिलती है। और मैं अपनी अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ाऊंगा जो काफ़ी कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के स्रोत देखेंगे, कैसे हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष में जो प्राचीन व्यक्ति, प्राचीन निवासी थे, प्राचीन भारत के जो निवासी थे, वो किन मकानों में रहते थे या किन भवनों में रहते थे, अपने पीछे वो कैसे अवशेष छोड़ गए हैं, भौतिक अवशेष, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिक अवशेष। प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत भौतिक अवशेष छोड़े हैं। पश्चिम भारत में पत्थर के मंदिर हों या पूर्वी भारत में ईंटों के विहार हों, इसके उदाहरण हैं। उस युग में देश में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ, परंतु इन भवनों के अधिकांश अवशेष सारे देश में अनेकों ने टीलों के नीचे दबे हुए हैं। जो भवनों का निर्माण हुआ था प्राचीन समय में, वो इस समय टीलों के नीचे दबे हुए हैं। टीला कहते किसको हैं? टीला धरती की सतह के उभरे हुए भाग को कहते हैं, जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक एंड बहुसंस्कृतिक। टीलों की खुदाई दो प्रकार से होती है, एक अनुलंब और एक क्षैतिज। ज़्यादातर खुदाई टीलों की अनुलंब तरीके से ही की जाती है, क्योंकि क्षैतिज खुदाई काफ़ी वृहद होती है और काफ़ी खर्चीली होती है। इस कारण क्षैतिज खुदाई बहुत कम की जाती है। इस कारण हमको प्राचीन इतिहास की अनेक अवस्थाओं के बारे में, उनके भौतिक जीवन के बारे में पूर्ण और समग्र चित्र नहीं मिल पाया है। पश्चिमोत्तर भारत में उत्खननों में ऐसे नगरों का पता चला है जिनकी आयु लगभग 2500 ईसा पूर्व में है। इस प्रकार के उत्खननों में हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिलती है। और भी आप इसमें पॉइंट देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत में कुछ लोग मृत व्यक्ति के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। तो ऐसी स्मारकों को हम महापाषाण या मेगालिथ कहते थे। आप लोग ध्यान रखना कि महापाषाण किसको कहा जाता था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग समझ सकते हैं। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का उत्खनन किया जाता है उसको हम पुरातत्व कहते हैं। आप लोगों ने पुरातत्व विभाग देखा होगा, तो पुरातत्व विभाग का यही कार्य होता है उत्खनन का, और उसको उत्खनन करना होता है और जो भी उत्खनन में चीज़ मिलती है उसकी आयु का पता लगाना होता है। आदि कार्य इसके, ये सब कार्य पुरातत्व विभाग के होते हैं। मेन कार्य, उसका मुख्य कार्य उत्खनन होता है। अब हम रेडियो कार्बन विधि देखेंगे। रेडियो कार्बन विधि का उपयोग करके हम उत्खनन से प्राप्त हुई सामग्री की आयु का पता लगा सकते हैं। किसी भी उत्खनन में प्राप्त सामग्री के या मूर्ति प्राप्त होती है या अन्य कोई वस्तु प्राप्त होती है तो उसकी आयु का पता हम रेडियो कार्बन विधि से लगाते हैं। तो इस विधि में जिन भौतिक अवशेषों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है, जैसा मैंने आप लोगों को भी बताया था, इससे यह पता लगाया जाता है कि वह किस काल से हैं। रेडियो कार्बन या इसको कार्बन 14, कार्बन का ये रेडियो धर्मी समस्थानिक या आइसोटोप होता है जो सभी प्राणवान वस्तुओं में होता है।
सभी रेडियोधर्मी पदार्थ की तरह निश्चित समान गति से इसका क्षय होता है। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो रेडियो कार्बन के क्षय की प्रक्रिया के साथ साथ हवा और भोजन की खुराक में उस वस्तुओं के रेडियो कार्बन का समन्वय भी होता रहता है। परंतु जो वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब इसमें विद्यमान रेडियो कार्बन के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है, लेकिन यह हवा और भोजन में रेडियो कार्बन लेना बंद कर देती है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान रेडियो कार्बन में आई कमी को माप कर उस समय का निर्धारण किया जा सकता है। रेडियो कार्बन का आधा जीवन 5568 वर्ष का होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल समय है जिसमें उस वस्तु की आधी रेडियोधर्मिता धारिता लुप्त हो जाती है। इस प्रकार यदि कोई वस्तु 5568 वर्षों पहले निष्प्राण हो गई हो तो उसकी रेडियो कार्बन धारिता उस समय की तुलना में आधी रह जाती है। हम लोग रेडियो कार्बन की विधि से उत्खनन में प्राप्त किसी भी वस्तु की आयु का पता लगा सकते हैं। जो पुरातत्व विभाग होता है इसकी ही मदद से आयु की गणना करता है जो वस्तु उत्खनन से प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं सिक्कों के आधार पर हमको प्राचीन इतिहास का कैसे पता चलता है। सिक्कों से भी हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पहले कागज़ की मुद्रा नहीं होती थी या कोई बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, तो कागज़ की मुद्रा ना होने के कारण पहले धातु की मुद्रा चलती थी। कागज़ की मुद्रा कोई नहीं चलती थी, जिसमें धातु की मुद्रा में तांबा, चांदी, सोना और शीशे की धातु मुद्रा चलती थी। बैंकिंग प्रणाली ना होने के कारण लोग पैसा मिट्टी और कांसे से बने बर्तनों में जमा रखते थे। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग सही कर लेना। अब हम अभिलेख देखते हैं। अभिलेखों से भी हमको प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों से अधिक महत्व अभिलेखों का होता है। सिक्कों के अध्ययन को हम पुरालेखा शास्त्र कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। एग्ज़ाम में आपके काफ़ी पूछा जाता है। तो हम अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेखा शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। इनके तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। ठीक। समग्र देश में आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे मिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कोई पुस्तक में आप नहीं देखा होगा, जो इतिहास की पुस्तक होती है, आप लोगों ने देखा होगा चित्र बना होता है तो पत्थरों पर कुछ आकृति उभरी हुई होती है, तो उसको हम अभिलेख कहते हैं। समग्र देश में आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे मिलते हैं। दक्षिण भारत में मंदिरों की दीवारों पर भी स्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए हैं। सिक्कों की तरह अभिलेख भी देश के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर के मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित हैं। अगर आपसे कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक अभिलेख कहाँ हैं, तो वो मैसूर के एक संग्रहालय में है या कार्यालय में है। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में और यह ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है, तो आप लोग उसका आंसर देना कि प्राकृत भाषा में। मौर्य और मौर्योत्तर काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकोरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सकते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है। अगर क्वेश्चन आता है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में है, तो आप लोग ब्राह्मी लिपि पे टिक लगाना। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसके कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती थी, उसमें ऑप्शन आपको दे देंगे, तो आप बाएं से दाएं टिक लगा देना। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। इनका पढ़ना अब तक संभव नहीं हुआ है। देश के सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वह हैं पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख तो पुराने हैं ही हैं, मगर इनको हम पढ़ नहीं सके हैं। और जो पुराने अभिलेख जिनको हम पढ़ सके हैं वो
अशोक, वह तीसरी सदी के अशोक के शिलालेख हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको हम अभिलेख कहते हैं। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिलेख कैसे होते हैं। यह शिला यानी पत्थर पर आकृति होती है या लिखे होते हैं। अब ये कंधार स्थित सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण पाषाण अभिलेख है, आप लोग उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब पुस्तकों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हमको प्राचीन भारत के बारे में कैसे जानकारी मिलती है वो हम देखते हैं। प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में ही था, परंतु हमारे प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की चौथी सदी के पहले की नहीं है और यह भी मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। आप लोग यहाँ पे और पॉइंट भी मैंने दे दिए हैं। अधिकांश प्राचीन ग्रंथ धार्मिक विषयों पर हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि आते हैं। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण, आरण्यकों और उपनिषदों को हम 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाएगा। महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप में संकलन 400 ईसा पूर्व के आसपास प्रतीत होता है। महाभारत किसने लिखी थी? आप लोग जानते होंगे, वेद व्यास जी ने लिखी थी। संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक की स्थिति का आभास देती है। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे। तब इसका नाम जयस था। आप लोग ध्यान रखना कि अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि जब महाभारत का पहला नाम क्या था महाभारत, तो आप लोग कह सकते हैं कि जयस था, जब इसमें 8800 श्लोक थे। जयस का अर्थ विजय से है। बाद में बढ़कर 24,000 हो गए और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और यह सप्तसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लेना। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। इसमें मूलतः 6,000 श्लोक थे जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और अंततः 24,000 श्लोक हैं। तो कभी कभी एग्ज़ाम में श्लोक भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लेना ये सब पॉइंट्स। जैन और बौद्ध धर्मों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। पर प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली भाषा मगध यानी दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पाली भाषा कहाँ बोली जाती थी, तो आप लोग लिख सकते हैं मगध यानी दक्षिण बिहार में बोली जाती है। जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? प्राकृत भाषा में हुई थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य जी ने की थी। अब विदेशी विवरण। कुछ विदेशी पर्यटक भारत घूमने आए। उन्होंने अपनी पुस्तकों में भी भारत का विवरण किया, भारत के प्राचीन समय के बारे में विवरण किया है। पर्यटक बनकर या भारतीय धर्म को अपनाकर अनेक यूनानी, रोमन और चीनी यात्री भारत आए और अपनी आंखों देखे भारत का विवरण उन्होंने लिखा कि उस समय कैसा भारत था प्राचीन। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज दूत बनकर गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग पॉइंट नोट कर लेना, ये कई बार ये परीक्षा में पूछा भी गया है। चीनी पर्यटकों में प्रमुख फाहियान और हुआनसांग थे। एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, कुछ पर्यटकों के नाम दे दिए गए थे, तो उनमें ये छांटने को बोला गया था कि इसमें कौन कौन से चीनी यात्री हैं। तो उनमें कई 4 या 5 नाम दे दिए गए थे, उसमें से आपको चूज़ करना था कि इसमें कौन कौन से चीनी यात्री हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो मेरा इस तरीके से पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आपका कोई भी क्वेश्चंस ना छूट पाए प्राचीन इतिहास से। इसीलिए मैं इसको पार्ट वाइज में पढ़ाऊँगा कि आपके जितने भी टॉपिक हों सारे कवर हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पढ़ाने से ही नहीं होता है, कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ाने पड़ते हैं कि बाई चांस एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको छोड़ना ना पड़े।
अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अभिलेखित साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन से नरेश कुशल संगीतज्ञ थे? ये साहित्यिक स्रोत में है। पहला ऑप्शन खारवेल, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा रुद्रदामन, चौथा समुद्रगुप्त। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, खारवेल और समुद्रगुप्त। शिलालेख कौन से प्रकार के हैं? मतलब हमको जो शिलालेख मिलते हैं वो कौन कौन से प्रकार के मिलते हैं? तो गुफा शिलालेख, गुफाओं में शिलालेख, शिलाओं पे लिखा हुआ मिलता है हमको, स्तंभों के पर लिखा हुआ मिलता है हमको, और चट्टानों के ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया था अभी, तो चट्टानों के शिलालेख। तो उसमें सारे ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। शिलालेखों से संबंधित सही कथन का चयन करें। अब इन्होंने 2 कथन दे दिए हमको और इन्होंने कहा है कि इसमें से शिलालेख से संबंधित कौन से कथन सही हैं। पहला, ये हमें इतिहास की वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने और सही करने में मदद करता है, ये किसी शासक या राजवंश की घटनाओं, विकास और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। तो ये दोनों कथन सही हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि शिलालेखों से हमको प्राचीन समय के भारत के बारे में जानकारी मिलती है, प्राचीन समय के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसलिए इसमें दोनों पॉइंट आपके करेक्ट होंगे। सबसे प्राचीन ब्राह्मण साहित्य कौन सा है? वेद होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। मनुस्मृति कब लिखी गई थी? तो मनुस्मृति शुंग काल में लिखी गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है कि हंथी गुफा अभिलेख किस राजा के बारे में जानकारी का स्रोत है? तो उसमें खारवेल होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने कुछ कृतियाँ और उसके कृतिकार मतलब रचनाकार लिख दिए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कई बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई तरीके से पूछे जाते हैं। कभी आपको 4 क्वेश्चन दे देंगे तो आपको मिलान करना होता है कि ए का कौन सा करेक्ट होगा, बी का कौन सा करेक्ट होगा, या आपको सिंगल क्वेश्चन दे देंगे, उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको पहचानना होगा। तो यहाँ पर मैंने सारे इम्पोर्टेंट लिख दिए हैं, जैसे कामसूत्र का वात्स्यायन हो गया, मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? वो विशाखा दत्त की है। महाभाष्य पतंजलि की है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी की है। इंडिका किसने लिखी थी? वो मेगस्थनीज ने लिखी थी, इंडिया के बारे में जिसने विस्तृत जानकारी दी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, तो आप लोग छोड़ना नहीं। यूपीपीएससी, एसएससी एंड यूपी ट्रिपल-एससी पेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे जाते हैं। और आप लोगों को मैं इसका पार्ट 2 में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाऊँगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आप अपने फ्रेंड्स को भी मेरी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, मेरा ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।